Imagine the year is 1945, the economies are shattered, the currencies are devalued, यानी कि बहुत बुरा हाल है। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद सबने सोचा तो क्या किया जाए। So the answer lies in these two words, that is the IMF and the World Bank, and that is the today's topic. Hello everyone, I'm Rahul Gujral. Welcome to the Concept Corner. So let's begin. आज हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की सारी मेन बातों के बारे में बात करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है बहुत सारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम छोटी सी चीज़ फुल फॉर्म क्या होती है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक का ओरिजिनल नेम क्या था, उसके बाद हेडक्वार्टर्स क्या है, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट कब हुई, ऐसी सारी चीज़ें, और फिर धीरे धीरे फंक्शंस क्या हैं, उसके बाद कोटा सिस्टम क्या होता है। तो ऑर्डर वाइज ट्राई करेंगे, एक सीक्वेंस बिठाएं और धीरे धीरे हम आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आईएमएफ। ओके, तो गाइस जब भी हम आईएमएफ की बात करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले एक चीज याद रखनी है आपको, आईएमएफ और आपका वर्ल्ड बैंक दोनों को बोलते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस। यानी कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू हैम्पशायर यूएसए में। यानी कि हुआ क्या था वहां पे, ये डिसाइड हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस कॉन्फ्रेंस को क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो ब्रेटन वुड्स में हुई थी। ठीक है, लोकेशन ब्रेटन वुड्स थी, दैट्स वाई। तो वहां पे दो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए, पहला आपका आईएमएफ और दूसरा आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को टुगेदर क्या बोलते हैं? टुगेदर वी कॉल देम द ब्रेटन वुड्स ट्विंस। इनको ट्विंस बोलते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि कौन से कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुई। तो क्रिएट किससे हुई? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। अब क्वेश्चन आएगा सर ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई कब थी? तो ये हुई थी जुलाई 1944 में। कब हुई थी? जुलाई 1944। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, नाउ ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई क्यों थी सर? क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू की वजह से वर्ल्ड में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। कंट्रीज का आपस में कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल यू कैन से कॉपरेशन नहीं था। ठीक है, और हर कंट्री अपनी खुद की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी यूज कर रही थी। वो आज भी करती है, बट स्टिल एक इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू गवर्न किया जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं पहले इंस्टीट्यूशन की, यानी दी आईएमएफ। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, आप देख सकते हो कंसेप्चुलाइज कब हो गया? एट दी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, लोकेशन न्यू हैम्पशायर यूएसए, मैंने बता दिया 1944 में कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन 1945 में, यानी कि दिसंबर 27 1945 में इसका फॉर्मल इंसेप्शन हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, आईएमएफ का। इसके बाद हेडक्वार्टर्स कहां है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए के। वर्ल्ड बैंक के भी वहीं पे है। ठीक है, मेंबरशिप कितनी है? 191 कंट्रीज आर द मेंबर्स करेंटली। ठीक है, एंड एक फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है और आपको याद भी रखना है, दैट इंडिया इज एन ओरिजिनल मेंबर। यानी स्टार्टिंग में जितने मेंबर्स थे, इंडिया भी था शुरू से ही। सो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्या इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईएमएफ और नॉट। सो यस इट इज, स्टार्टिंग से इंडिया आईएमएफ का पार्ट है। तो ये कुछ ओरिजिन और बेसिक फैक्ट्स हैं। ठीक है, सो आईएमएफ वाज एस्टैब्लिश्ड अलोंग द वर्ल्ड बैंक alongside the World Bank at the Bretton Woods Conference। ये मैं आपको बता चुका हूं, इसीलिए दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं। राइट, तो ये हमने पढ़ लिया है। सो दैट इज योर फर्स्ट यू कैन से इंट्रोडक्शन टू द आईएमएफ, इट्स बेसिक फैक्ट्स। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, यू कैन टेक इट। मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, ना यू कैन आस्क सर स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे? जो आप बोल रहे हो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, तो स्टार्टिंग में गाइस 29 मेंबर्स थे। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने थे? 29, और आज कितने हो गए? 191। ठीक है, नाउ इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन में है, फॉर्मल इंसेप्शन कब हुआ, हमने सब कुछ देख लिया। इसके बाद आते हैं सर कोर फंक्शंस क्या है। ठीक है, so the next point is also about the core functions of the IMF. So we have to talk about three things: surveillance function, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड लेंडिंग। ठीक है, क्या बोला मैंने?
सर्वेलेंस, लेंडिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट। नाउ सबसे मेन चीज आती है, अब आपके मन में आएगा ये कि सर अगर किसी भी पुअर कंट्री होती है, कोई भी पुअर कंट्री होती है, उसको जब मदद चाहिए होती है तो आईएमएफ आता है। फॉर एग्जांपल आपको ये बताना है कमेंट में, इंडिया की हेल्प कब करी थी आईएमएफ ने, ठीक है, कौन से ईयर में करी थी और क्या हो गया था इंडिया में प्रॉब्लम। सो एनीवेज, जब भी कोई कंट्री बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में होती है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती, यानी कि अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो कमेंट में बताना, उसकी भी वीडियो बनाएंगे इन आवर कंसेप्ट कॉर्नर। सो होता क्या है, जब कंट्री बहुत डेट में फंस जाती है तो उस डेट को बाहर निकालने के लिए, उस डेट से बाहर निकालने के लिए आईएमएफ मदद करता है, ठीक है। तो पहली चीज लेंडिंग पे ही ध्यान दो सबसे पहले। सो इफ यू विल टॉक अबाउट द लेंडिंग, इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टू मीडियम लोन्स टू मेंबर कंट्रीज, यानी जितने भी कंट्रीज आईएमएफ के मेंबर हैं उनको छोटे मोटे लोन चाहिए ना। छोटे का मतलब छोटा वैसे नहीं है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म 5 साल भी हो सकता है, आपको लगेगा शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ज्यादा भी हो सकता है। हेल्प्स ड्यूरिंग द बीओपी क्राइसिस, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सिंपली क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी कंट्री में बीओपी क्राइसिस हो जाए तो टू सॉल्व द बीओपी प्रॉब्लम्स हु कम्स टू रेस्क्यू, सो इट इज ऑलवेज द आईएमएफ। आईएमएफ बीओपी क्राइसिस से बाहर लाता है, ठीक है। सपोर्ट्स कंट्रीज टू ओवरकम द टेम्पररी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, सो टेम्पररी इज द वर्ड हेयर, इज दैट क्लियर। नाउ ऑफ कोर्स आईएमएफ की शर्तें भी होती हैं, आपको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ती है, जैसे इंडिया ने भी करी थी, आपको याद होगा एलपीजी रिफॉर्म्स, राइट। सो सेकंड फंक्शन इज द सर्वेलेंस। सर्वेलेंस यानी देखना, सीसीटीवी सर्वेलेंस, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस ऐसे बोला जाता है। सो मॉनिटर्स द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज, कंडक्ट्स Article 4 consultations and provides policy advice to ensure macroeconomic stability। तो यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये एडवाइस देता है, ये मॉनिटर करता है इकोनॉमी को। सो दैट इज द सर्वेलेंस फंक्शन, राइट। एंड थर्ड इज द कैपेसिटी डेवलपमेंट। नाउ कैपेसिटी बढ़ाना एक कंट्री की, यानी कि उनको नेसेसरी ट्रेनिंग देना। जैसे आप हो, ठीक है, आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल एआई इज मस्ट नाउ, एआई को आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आपको एआई का कोर्स करना जरूरी हो जाता है। So that is what you are building your capacity. So similarly, capacity development here means technical assistance and training to the member countries. तो यानी IMF का कोर फंक्शन ये भी है कि मेंबर कंट्रीज को ट्रेनिंग देना, उनके टैक्स सिस्टम को एनहांस करवाना, और बिल्ड्स कैपेसिटी फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सो दीज आर द 3 कोर फंक्शंस ऑफ द IMF। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बारे में बात करेंगे। डन गाइस, आई एम होपिंग कि आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, राइट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नाउ लेंडिंग फैसिलिटीज की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो लिटरली, अगर यूपीएससी की बात करूं तो ये तो पीवाईक्यू भी था। नाउ यहाँ पे ना 4 कैटेगरीज होती है मेनली, आरएफआई, आरसीएफ, ईएफएफ एंड एसबीए। नाउ पहले फुल फॉर्म याद रखनी है। आरएफआई की क्या होती है? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। आरसीएफ की क्या होती है? रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ईएफएफ की क्या होती है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एसबीए की क्या होती है? स्टैंड बाय अरेंजमेंट। तो ये 4 ना लेंडिंग, अगर आप लेंडिंग की बात करो, 3 हमने कोर फंक्शन देखे, बट लेंडिंग सबसे मेन है ऑफ कोर्स। नो रैपिड फाइनेंसिंग मतलब रैपिड लो एक्सेस फाइनेंशियल असिस्टेंस, नो फुल फ्लेजेड इकोनॉमिक प्रोग्राम, यानी लो एक्सेस है और बहुत रैपिड फाइनेंस है, एक तरीके से ऐसे याद रखना है, ठीक है। रैपिड क्रेडिट क्या है? सिमिलर है, बट इट इज फॉर द लो इनकम कंट्रीज। कंसेशनल असिस्टेंस यानी कि जो पुअर कंट्रीज है उनको कंसेशनल रेट पे लोन मिलता है। एक्सटेंडेड फंड फॉर कंट्रीज फेसिंग सीरियस पेमेंट इम्बैलेंसेस ड्यू टू स्ट्रक्चरल इश्यूज, ठीक है, यानी कि आपने फंड फैसिलिटी को और एक्सटेंड कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा इश्यू है उस कंट्री में। एंड स्टैंड बाय अरेंजमेंट इज वर्क हॉर्स फैसिलिटी फॉर शॉर्ट टर्म बीओपी प्रॉब्लम्स, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो बीओपी क्राइसिस होता है सबसे ज्यादा उसको सॉल्व करने के लिए आईएमएफ आता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड। You can see short to medium term financial support to help member countries restore stability and confidence in their economies। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ आ रही है, बार बार हम बार बार शॉर्ट टर्म वर्ड यूज कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे। तो आप अज्यूम कर सकते हो जो इसका बड़ा भाई है, यानी कि ये दोनों ट्विंस है, तो इसका बड़ा भाई आप एक तरीके से बोल सकते हो सर ये तो ट्विंस है, पर मान लो वो 2 सेकंड जल्दी पैदा हो गया, सो दैट इज व्हाट वो लॉन्ग टर्म के लोन्स देता है, ठीक है। सो दैट इज यू हैव टू रिमेंबर की पॉइंट्स। ऑल फैसिलिटीज एम टू सपोर्ट कंट्रीज फेसिंग द बीओपी नीड्स।
हर कंट्री को बीओपी क्राइसिस हो रही है, इसलिए ये वाली फंडिंग हो रही है। RFI एंड RCF प्रोवाइड रैपिड सपोर्ट, आर से शुरू हो रहा है, आर से रैपिड। EFF एड्रेसेस लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इश्यूज, जो बहुत टाइम से स्ट्रक्चरल इश्यूज हो रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए। लोन शॉर्ट या मीडियम टर्म ही है, लोन बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं है। SBI इज फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, SBI इज वेरी शॉर्ट, ठीक है, इसको याद रखना। अब आते हैं इसके गवर्नेंस की, कि IMF का गवर्नेंस क्या होता है। बाय द वे देयर इज वन मोर टॉपिक, इफ यू विल लाइक मी टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, दैट आई विल डू इन अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो यहाँ पे लेके आऊँ मैं और 2 मिनट में समझाऊँ, उसको जस्टिस नहीं करेगा। एंड दैट टॉपिक इज द SDR। तो अगर आपको उस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट पे, SDR को अलग से समझेंगे 10-15 मिनट, ठीक है। एनीवेज, नाउ आते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द IMF। नाउ सबसे पहले क्या होता है, सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग क्या होती है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के थ्रू होती है। सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। यहाँ पे क्या है, एक गवर्नर होगा और एक ऑल्टरनेट गवर्नर होगा फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री। सो 1 गवर्नर एंड 1 ऑल्टरनेट पर मेंबर कंट्री। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द IMF एंड इट अप्रूव्स कोटा इंक्रीजेस, अभी आएंगे कोटा पे, SDR एलोकेशन यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एंड एडमिट्स न्यू मेंबर्स। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या है, आपको याद रखना है, एग्जाम स्पेसिफिक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द IMF, ठीक है। अब इसमें और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो डे टू डे के ऑपरेशंस होते हैं उसको कौन देखता है, हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो आप देख सकते हो 24 से 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो कि डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हैं, एंड इट अप्रूव्स ऑल द IMF लेंडिंग ऑपरेशंस। तो यहां से क्या मिलता है, अप्रूवल मिलता है। यहां से क्या मिलता है, अप्रूवल मिलता है डे टू डे ऑपरेशंस का। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसके अलावा IMFC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल यू कैन से कमिटी। 24 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग ऑल नेशंस। यहाँ पे 24 मेंबर्स होते हैं, सारी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो भी IMF का पार्ट है। एडवाइजरी बॉडी ऑन ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम डिस्कसेस सर्वेलेंस एंड पॉलिसी इश्यूज, ठीक है। नाउ ये तो हो गया बहुत बेसिक सी बात। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बताओ, हु इज द MD? MD क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF? हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF? ठीक है, वो हेड होता है IMF के स्टाफ का, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन फॉर यू टू राइट मी इन द कमेंट्स, एंड मैं हिंट देता हूं, वो पर्सन बुल्गारिया से है। सो इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF, यू हैव टू टेल मी। नाउ इसके बाद जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो कोटा सिस्टम है और एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, जिसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इफ यू वांट, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं वोटिंग पावर की, यानी कि किसके पास कितना वोट है। अब आप ये देखो कि वेस्टर्न कंट्रीज इतना ज़्यादा प्रमोट करती है कि डेमोक्रेसी एंड ऑल, और हम इंडिया में भी फॉलो करते हैं 1 पर्सन 1 वोट। तो यहाँ पे भी आप अज्यूम करोगे सर 1 पर्सन 1 वोट, यहाँ पे ऐसा है ही नहीं, बट नाउ दिस इज अ सरप्राइज ऑफ कोर्स एंड दैट्स अ शॉकर। सो यू कैन सी दैट वोटिंग पावर इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कोटा, नॉट 1 कंट्री 1 वोट, यानी 1 कंट्री 1 vote is not present in the IMF, and that's the truth, harsh truth, right? तो आप गेस कर लो अब कि सर किसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी वोटिंग की, गेस कर दो एक बार। Of course, USA has the highest number of quota, you can say percentage wise. इंडिया का आपका 8th या 9th लार्जेस्ट कोटा है, आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 8th है, क्योंकि इंडिया के पास है 2.75% राइट्स, ठीक है। सो यू कैन सी हियर कोटा द पावर की। सो कोटा डिटरमाइंस अ मेंबर कंट्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट, एक्सेस एंड इन्फ्लुएंस इन द IMF, कि एक मेंबर कंट्री के पास कितनी फाइनेंशियल कमिटमेंट है, कितना एक्सेस है और कितना इन्फ्लुएंस है IMF के ऊपर। सो कॉन्ट्रीब्यूशन देखोगे, कॉन्ट्रीब्यूशन डिटरमाइंस फाइनेंशियल, इसका मतलब क्या है, कितना आपको कोटा मिलेगा डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो IMF में। तो इट इज लाइक कि जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। नाउ आप मुझे बताओ, इज इट डिस्क्रिमिनेशन और नॉट? इट इज डिस्क्रिमिनेशन। वहां पे जो पुअर कंट्रीज हैं उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, तो उनको उतना कोटा ही नहीं मिलेगा। सो दैट इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली क्वेश्चन। वोटिंग पावर इसी से डिसाइड होती है, बोरिंग कैपेसिटी इसी से डिसाइड होती है, जिसके पास सबसे ज्यादा कोटा होगा वो डिसाइड करेगा किस कंट्री को ज्यादा लोन मिलेगा। तो आप देख रहे हो, तो यूएसए का डोमिनेंस तो आएगा ही यहाँ पे। लोन लिमिट सेट्स द मैक्सिमम लेंडिंग लिमिट, वही सेट करते हैं। सो की आइडिया क्या है, द मोर द कोटा द मोर द पावर, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
with, you can say, with more quota comes more power, right? So more quota, more votes, more quota, more access, and more quota is more influence. So that is the thing that you have to remember in the IMF. ठीक है? So IMF में economic weight is equals to decision making power. So that is such an important point that you have to remember, because this quota is the चाबी. जिसके पास ये कोटा ज्यादा है वो ज्यादा तिजोरी खोल के अपने लिए पैसा ले सकता है. इट इज लाइक दैट, या दूसरे को दिलवा सकता है. सो राइट, सो दैट इज, यू कैन से द डोमिनेंस. जिसके पास ज्यादा कोटा है. इंडिया किस नंबर पे, मैंने बोला इंडिया के पास, इंडिया 8th नंबर पर है. इंडिया के पास 2.75% कोटा है. ठीक है, 2.75% कोटा है. So these are the major things that you have to remember about the IMF. Now before we end the IMF, one more thing, IMF कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है. ठीक है, सो द लास्ट टॉपिक फ्रॉम SDR नहीं पढ़ाएंगे आज. मैंने आपको बोला इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, मैं बता चुका हूं. 8th लार्जेस्ट कोटा, मैंने सही बोला था. ठीक है, अराउंड 2.7675%. ठीक है, नाउ अब आते हैं इनकी 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पे. सो IMF गाइस 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक विच इज पब्लिश्ड ट्वाइस अ ईयर. Second, global financial stability report, accesses global financial market and vulnerabilities. Global markets को assess किया जाता है. And fiscal monitor report, यानी कि prepared twice a year by fiscal affairs department. So 3 रिपोर्ट के नाम अगेन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. कौन सी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो IMF क्या करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड द फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट. तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है. विद दिस यू कैन से हमारे कंसेप्ट कॉर्नर में पहला टॉपिक यानी कि हमारा IMF खत्म हो गया है. अब चलते हैं दूसरे की ओर, यानी कि वर्ल्ड बैंक, जो कि इसके जितना इतना डीप नहीं है, क्योंकि बेसिक ओरिजिन तो आप समझ चुके हो कि वो भी ब्रेटन वुड ट्विंस है. तो कब वो स्टार्ट हुआ होगा? सो दैट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड सेम डे एज द IMF. ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू. देन वी आर बिगिनिंग विद द वर्ल्ड बैंक. डन? ओके, सो द नेक्स्ट इज गाइज हमारा वर्ल्ड बैंक. अब आगे बढ़ने से पहले, ईयर बताने से पहले, एक मेरे को आपको सबसे पहले बात करनी है वर्ल्ड बैंक वर्सेस वर्ल्ड बैंक ग्रुप. आप कहोगे सर ये क्या है? देखो, जिसको हम लोग नॉर्मल टर्म्स में वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं, या आप कहीं आर्टिकल्स में पढ़ते हो, तो वहां पे हम ना 2 इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे होते हैं. सिर्फ किन 2 की बात कर रहे होते हैं? IBRD प्लस IDA. ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. तो अगर कोई आपको वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना, तो इन 2 इंस्टीट्यूशन को मिलके आपका वर्ल्ड बैंक बनता है, IBRD प्लस IDA. पर आपको कोई वर्ल्ड बैंक ग्रुप कह रहा है ना, तो सिर्फ ये 2 नहीं है, ये 2 तो है, उसके साथ 3 इंस्टीट्यूशन और हैं. तो क्या पता चला, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ओवरऑल 5 इंस्टीट्यूशंस है. ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करूं तो IBRD प्लस IDA, इतना तो समझ आ गया. इसके अलावा कैन यू गेस? यस, मेगा इज वन ऑफ देम. मेगा है, ICSID है, IFC है, IFC मेगा प्लस ICSDI. दिस इज व्हाट इंटरनेशनल कोर्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. नाउ दिस इज व्हाट, अगर मैं इसकी बात करूं ICSID की, राइट, तो इंडिया इज नॉट द मेंबर. अब एक फैक्ट याद रखना है आपको, क्योंकि इंडिया कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं, हम किसी इंटरनेशनल कोर्ट को नहीं मानेंगे. इंडिया इज नॉट अ मेंबर. ये चीज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मुझे ये कंफ्यूजन दूर करनी थी, क्योंकि दैट इज व्हाई आई सेड कि कंसेप्ट कॉर्नर इसलिए नाम रखा है, ताकि आपको ये वाली क्लैरिटी भी दे पाऊं. सो दैट इज व्हाट वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज दिस, एंड इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ द, यू कैन सी, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट या कोई भी डिस्प्यूट होता है, आप उसका पार्ट नहीं है. ठीक है, इंडिया उसका पार्ट नहीं है. तो वर्ल्ड बैंक के ओवरव्यू की बात करें, सो इट इज अ वाइटल सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. इट वर्क्स टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड बूस्ट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी. तो यहाँ पे एक ट्विन गोल्स हैं, यहाँ पे ट्विन गोल्स है IMF के. पहला क्या है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को एंड करना है, और इनका गोल आपको पता होगा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी हटानी है वर्ल्ड से बाय 2030. टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030, ये इनका गोल है. ठीक है, यानी बहुत बुरे लेवल की जो पॉवर्टी होती है. एंड टू प्रमोट शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, राइट. सो कोर मैंडेट ही यही है इसका, टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो दिस इज द कोर
मैंडेट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इज दैट क्लियर? तो ये चीज याद रखना, पहली इंपॉर्टेंट चीज हमने देख ली। एस्टैब्लिश कब हुआ था सर? मैंने बता दिया 27 दिसंबर 1945, सेम डे एज योर IMF। 27 दिसंबर 1945, ब्रेटन वुड ट्विंस, याद होगा आपको, ठीक है। नाउ वर्ल्ड बैंक की स्टार्टिंग हुई क्यों थी? नाउ टू रीबिल्ड, यू कैन से यूरोप और जापान को रीबिल्ड करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुई थी उनके बीच में, वर्ल्ड वॉर 2, सो उनकी इकोनॉमी को रीबिल्ड करने के लिए वर्ल्ड बैंक बना था। इसीलिए स्टार्टिंग वाला नेम पता है क्या था? सिर्फ ये IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम or the starting name of the World Bank? It was only IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. ये चीज याद रखना। अब आप पूछोगे हेडक्वार्टर्स कहाँ है? IMF के कहाँ है? वॉशिंगटन। तो भाई हैं, ट्विंस हैं, साथ रहते हैं, सो वॉशिंगटन में है इसका भी, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पे भी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो हाईएस्ट बॉडी है आपकी। तो आप देखोगे एस्टैब्लिशमेंट इन जुलाई 1944 एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओरिजिनल नेम, इट्स ऑफिशियल नेम वाज द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मैंने बता दिया है IBRD, एंड इट्स इनिशियल पर्पस वाज टू हेल्प रीबिल्ड यूरोप एंड जापान आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन एंड 2 ट्विन गोल्स, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030 एंड प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। हमने पढ़ लिया यहाँ पे, नो डाउट। सो वर्ल्ड बैंक was born out of a vision for a stable, prosperous and peaceful world after the devastation of the World War II। ठीक है, तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 बनाया गया था। आगे बात करूं, 5 इंस्टीट्यूशंस मैंने बोले थे, तो कौन से हैं नाम मैंने बता दिए थे। IBRD प्लस IDA को हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, और पूरे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 चीजें आती हैं। IFC भी आता है, मिगा भी आता है, और ICSID। पहली चीज फुल फॉर्म, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA is International Development Association, IFC is International Finance Corporation, MIGA is for, you can say, Multilateral Investment Guarantee Agency, एक तरीके से इंश्योरेंस है, और ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। सो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट हो गए तो यहाँ पे मेंबर्स के बीच में सॉल्व कराए जाते हैं, बट इंडिया इसको नहीं मानता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसके बारे में यू कैन थोड़ा सा रीड कर सकते हो, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लोन्स एंड असिस्टेंस देता है मिडिल इनकम कंट्रीज को, ठीक है, और जो पुअरर कंट्री है बट क्रेडिट वर्दी है, जैसे हमारा सिबिल स्कोर होता है ना, तो यहाँ पे भी स्कोर देखा जाता है कंट्री का। IDA क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री, यानी कि जो पुअरेस्ट कंट्री है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देना, या बहुत ज्यादा कम लेना, या फिर ग्रांट ही दे देना। IFC क्या है? प्राइवेट सेक्टर आर्म। नाउ व्हिच इज द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? वेरी इंपॉर्टेंट, IFC। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लोन दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में। मिगा क्या है? मैंने बोला था इंश्योरेंस के लिए है। प्रमोट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्रीज बाय ऑफरिंग अ पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस। तो आप गारंटी दे रहे हो, जैसे हम कार इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस है। एंड ICSID प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्रूशल प्रीलिम फैक्ट अगर मैं बात करूं, या आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल फैक्ट, दैट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ 4 ऑफ द 5 इंस्टीट्यूशंस। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID। ठीक है, इंडिया मेंबर है 4 का, यानी IBRD का मेंबर इंडिया है, टिक कर दिया। IDA का भी है, IFC का भी है, मिगा का भी है, बट ICSID का नहीं है। सो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ 4 बट नॉट अ मेंबर ऑफ 1। क्लियर हो गया? तो आप देख सकते हो टिक लगा के यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। Is that clear? So these are the major topic, these are the major points about the World Bank। तो मुझे होप है कि ये भी समझ आ गया होगा। आगे देखोगे तो ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं? सो बिजनेस रेडी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, पॉवर्टी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट। तो ये आपकी कुछ रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट अबाउट दी, यू कैन से वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एक एक करके जूम करके दिखा देता हूँ। पहली क्या है? बिजनेस रेडी। ठीक है, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड न्यू फ्लैगशिप रिपोर्ट। ये नई रिपोर्ट है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसने उसको रिप्लेस करा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद हो गई थी, आपको पता होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट बंद हो गई थी आफ्टर कोविड। उसकी जगह अब क्या आ गई है? बिजनेस रेडी रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो चलती आ रही है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, राइट, कि कंट्रीज कितना चैलेंज फेस कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स में, राइट। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट,
ठीक है, एंड रेमिटेंस एंड माइग्रेशन रिपोर्ट, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है. नाउ हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जल्दी बताओ. मिस्टर अजय बंगा, आपको पता होना चाहिए, राइट? ही इज द करंट प्रेसिडेंट. सो by an unwritten tradition, now this is a very important point, because this is not a, you can say, formal rule, but it is unwritten, but एक tradition चलता आ रहा है that the president of the World Bank is usually an American citizen. आपको बोलोगे तो सरदार जी हमारे इंडियन हैं, he is an Indian American, so usually an American citizen nominated by the US. Can you see again US dominance? So the head of IMF is traditionally European. जो इनका हेड होता है वो यूरोपियन होता है जनरली, और जो आपका प्रेसिडेंट होता है जनरली अमेरिकन होता है. अब तक तो यही चलता आ रहा है, ठीक है. तो इसलिए बोला गया ये अनरिटन रूल है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है. वोटिंग पावर अब देख लो यहाँ पे भी इज नॉट इक्वल अमंग मेंबर्स. दोनों भाई भाई हैं तो एक जैसे काम करेंगे. वहां पे क्या था, कोटा बेस्ड था, यूएस की डोमिनेंस थी. यहाँ पे क्या है, इट इज हेविली वेटेड इन फेवर ऑफ कंट्रीज विद द लार्जेस्ट फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस. सबसे ज्यादा जो अगेन कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसके पास सबसे ज्यादा वोटिंग पावर है. क्या रूल है ये, आप देख सकते हो. दिस गिव्स मोर इन्फ्लुएंस टू डेवलप कंट्रीज, पर्टिकुलरली द यूएस, यूरोपियन नेशंस एंड जापान. सो मेजर शेयर होल्डर्स की बात करूं तो यूएस अगेन 15%, जापान 7.5%, चाइना 4%, जर्मनी 3% समथिंग, यूके 2.77%, राइट. इंडिया का काफी कम है इसमें. So the World Bank is governed by a system where a few countries with larger financial shares have greater say in the decision making. यानी कि क्या समझ आया हमें, that World Bank हो या IMF हो, voting power, ठीक है. अब आप अगर थंबनेल आपको याद हो, देख सकते हो, why does US have so much influence in the IMF? So it was not just a clickbait, right? It was to tell you the reason. Now you got it, the quota system. क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना. So ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में था. और अगर दोनों के डिफरेंस की बात करूं ना, तो एक चीज याद रखनी है, जो आईएमएफ है वो शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है, वो बीओपी क्राइसिस सॉल्व करने के लिए आता है. जो वर्ल्ड बैंक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करता है, वो लॉन्ग टर्म लेंडिंग करता है. जैसे मान लो इंडिया में आपके रेल प्रोजेक्ट्स हैं तो उसकी फंडिंग करेगा. सो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्ल्ड बैंक ध्यान देता है, और शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए या फिर बीओपी क्राइसिस सॉल्व करने के लिए. तो अगर आप देखोगे श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट कम है, आईएमएफ का ज्यादा है, क्योंकि आईएमएफ उनको बीओपी क्राइसिस से बाहर ला रहा है. बट इंडिया में वर्ल्ड बैंक का लोन ज्यादा है. क्यों? क्योंकि इंडिया में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रिएट हो रहा है, तो वर्ल्ड बैंक उसके लिए जरूरी है. सो होप करता हूं दोनों आपको ट्विंस समझ आए होंगे, दैट आईएमएफ स्टेबलाइजेस द इकोनॉमी and World Bank develops the economy. So that is the major difference. Together for global stability and prosperity, IMF treats the patient and World Bank builds the hospital. So that is how you have to remember it. ठीक है? तो I really hope I was able to do justice to this topic and आपको मजा आया होगा, right? So that was it for today's session, the first session in our concept corner batch. So you guys keep on studying like this. ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों करते रहो. आई एम राहुल गुजराल, विल मीट यू इन द सेकेंड क्लास विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक लॉट्स ऑफ केयर.